प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के 5वें चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे कि मेंडलीफ का आवर्त नियम और मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी। और इन दोनों टॉपिक्स पर आधारित एनसीईआरटी बुक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर भी हम देना सीखेंगे। अब देखिए कि जो आधुनिक आवर्त नियम है और मेंडलीफ आवर्त नियम है, इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ और डिफरेंस से जो आपको ये दोनों नियम अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। कि जैसे मेंडलीफ आवर्त नियम ने क्या कहा था कि तत्वों के जो गुण धर्म हैं, क्या कहा था, तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। अब इस लाइन का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार संयोजित करते हैं तो उनके गुण धर्म जो है वो रिपीट हो जाते हैं, वापस उसी गुण धर्म वाले जो तत्व आने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए कि आधुनिक आवर्त नियम जो है 1913 में हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने एक बात नोट की अपने स्टडी से कि तत्वों के जो गुण धर्म है उनके परमाणु भार की बजाय परमाणु क्रमांक पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? परमाणु क्रमांक पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो उन्होंने जो है मेंडलीफ के आवर्त नियम में एक सुधार कर दिया। उन्होंने तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भार की जगह क्या कर दिया? परमाणु क्रमांक कर दिया। ठीक। तो अगर हम ये कहते हैं कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं तो ये क्या बन जाता है? आधुनिक आवर्त नियम बन जाता है। ओके। तो यदि आपको इसकी परिभाषा नोट करनी है तो मैंने आपको यहाँ नोट्स में दिखा दिया है। चाहे तो आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं या पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपको पीडीएफ इन नोट्स की मिल जाएगी। इसके अलावा वहां पर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू की क्विज भी मिलेगी। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम में मैंने क्या बताया? तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात गुण धर्मों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते हैं। ओके। और अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी। और इसको हम आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या लंबा रूप भी कह सकते हैं। अब मैं इस आवर्त सारणी के बारे में पूरी डिटेल बता रहा हूँ और आपको ये डिटेल बहुत ही अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे भविष्य में तब तक आपको ये चीज काम आने वाली है। तो देखिए कि ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरी आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें देखिए कि इस तरह से 18 स्तंभ दे रखे हैं। ऊपर देखो काउंटिंग में लिख रखी है 1 से लेके 18 तक। ये जो ऊर्ध्व स्तंभ जो है इनको हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। इसको इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं और ये ग्रुप जो नाम है ये हिंदी में भी एज इट इज चलता है। इसके अलावा इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। जैसे ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और इस तरह से ये 7वीं पंक्ति। ओके। तो ये जो 7 पंक्तियां हैं इनको हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ओके।
तो कहने का मतलब ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो ग्रुप है, 18 समूह है तथा 7 आवर्त यानी 7 इसके पीरियड हैं। अब बच्चे पूछेंगे जी 2 नीचे किस लिए रखे हुए हैं। वास्तव में अगर आप यहाँ से देखो ना 57 के बाद सीधा 72 आ जाता है, 57 के बाद 72, तो बीच वाले कहाँ गए, बीच वाले यहाँ रख दिए 58 से लेकर के 71 तक। इसी तरह से 7वें पीरियड में देखिए 89 से लेके 104, 89 से 104 आ जाता है सीधा, तो 90 से 103 कहाँ गए, यहाँ इस लाइन में रख दिए गए हैं। तो ये अलग क्यों रखे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक खास बात है कि जो एक समूह में या एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट रख दिए, जो भी तत्व रख दिए, उन सभी के गुण धर्म समान है। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर कि ऐसी क्या खास बात है कि एक ग्रुप में जो रखे उनके गुण धर्म एक जैसे क्यों हो गए, तो उसका जवाब मैं देता हूं अभी आपको। अब देखिए कि एक ही समूह में रखे गए तत्वों के गुण धर्म एक जैसे क्यों होते हैं, ये समझाने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा 9th कक्षा में जो काम बताया था, यानी 9th कक्षा के विज्ञान में परमाणु की संरचना से संबंधित जो है, मैं आपको जस्ट 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं कि परमाणु की संरचना जो है ये समझनी जरूरी है कि परमाणु के अंदर यानी किसी भी तत्व के परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षों में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक, नाभिक में 2 टाइप के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाते हैं। ठीक, अगर ये पहला कक्ष है तो यहाँ n=1 नाम देते हैं, दूसरा कक्ष है तो n=2, तीसरा कक्ष है तो n=3। ठीक है, इस तरह से हम इसका नामकरण करते हैं। अब बात यह आती है कि विभिन्न कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका फार्मूला है 2n²। अगर पहला कक्ष है 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2। दूसरा कक्ष है तो n=2, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8। तीसरा सेल है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। चौथा है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षों में भरे जाते हैं। इसके साथ साथ एक कंडीशन और भी है कि सबसे बाहरी कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, ये कंडीशन भी इसके साथ साथ फुलफिल होनी चाहिए। ओके, अब ये परमाणु संरचना मैंने क्यों सिखाई, अब मैं आपको जो पहले समूह में आवर्त सारणी के पहले समूह में जो तत्व दे रखे उनके मैं परमाणु संरचना जो है वो बना करके दिखाता हूँ। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैसे यहाँ पर आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। वैसे प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये परमाणु क्रमांक तीनों बराबर ही होते हैं। क्या क्या चीज़ बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों चीज बराबर होती है। जैसे लिथियम के लिए परमाणु क्रमांक 3 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3, प्रोटॉनों की संख्या भी 3। न्यूट्रॉन, इसका जो द्रव्यमान है उसमें से ये ऊपर वाला घटा दो, न्यूट्रॉन आ जाता है। ओके, तो अब मेन हमें कंसंट्रेट करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है तो पहले सेल में तो कितने आ सकते हैं, 2। टोटल 3 थे तो अगले सेल में कितने आएंगे, 1। तो अब आपने देखना कि सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 आए। उसके बाद सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11 और एटॉमिक नंबर भी कितना, 11, परमाणु क्रमांक भी कितना, 11।
तो इसकी संरचना देखिए, प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 12। अब 11 इलेक्ट्रॉन बढ़ने आपने, पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने बचे? 2 और 8 10 तो पूरे हो गए। तीसरे सेल में 1, यानी सबसे बाहरी कक्ष में यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 आ गए। ओके, अब इसी तरह से इसमें आगे आता है पोटासियम। पोटासियम का परमाणु क्रमांक है 19। तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में वैसे तो 18 आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। 2 और 8 10, बच गए 9। अब 9 तो आ नहीं सकते क्योंकि कंडीशन एक और भी लगा रखी है, तो 8 इसमें भरेंगे, 1 जो बचेगा वो अगले में लेके जाएंगे। तो पोटासियम के बाहर वाले कक्ष में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, तो इस तरह से आप इस आवर्त सारणी का पहला ग्रुप देखेंगे ना, तो सभी के बाहर वाले कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन ही दिखेगा। तो अब क्योंकि सबसे बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने में मेन रोल किसका होता है? बाहर वाले कक्ष के इलेक्ट्रॉन का ही होता है। ठीक है, ज्यादातर गुणधर्म किस पे डिपेंड करते हैं? सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में रासायनिक अभिक्रिया में ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके अधिकतर गुण जो है वो मिलेंगे, और इनके गुण मिलेंगे तो इनको हमने क्या कर दिया? एक ग्रुप में रख दिया। इसी तरह से अगर हम इसके सेकंड ग्रुप की बात करें, दूसरे समूह की बात करें, तो इनके बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। और तीसरे समूह के तत्वों के बाहर वाले कक्ष में 3-3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से आगे अगर हम 13वें की बात करें, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। 13वें की अगर हम बात करें तो इसके बाहर वाले कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 10 और 3 13। ओके, 14वें में बाहर वाले कक्ष में 4, 15वें बाहर वाले कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है इसलिए इनके गुणधर्म भी समान होंगे और उनको एक समूह में रख दिए हैं। अब एक पीरियड में देखिए, एक पीरियड में यानी एक आवर्त में देखिए कि जो ये जो सेल है इनको हम कक्ष बोलते हैं। कक्षों की जो संख्या है, लिथियम में भी 2 है, बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 पहले कक्ष में 2, दूसरे में भी 2, इसके भी 2 कक्ष होंगे। कि जितने कक्षों की संख्या बढ़ेगी वो आवर्त का नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक नियोन तक, लिथियम से लेकर नियोन तक अगर इनकी परमाणु संरचना देखें तो सभी तत्वों के परमाणु में 2 कक्ष हैं। तो 2 कक्ष तो इनको दूसरे पीरियड में रख दिया। और अगर सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह ये अगर आप देखोगे तो जैसे सोडियम का मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपने लिखा भी था सोडियम का, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 कक्ष है, 3 कक्ष है, तो ये तीसरी आवर्त में आ गया। इस तरह से तीसरी आवर्त में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु के अंदर 3 कक्ष हैं इलेक्ट्रॉनों के। ओके, बाकी तो आप समझ ही गए। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बड़ी और इंटरेस्टिंग सी बातें बताता हूँ कि यहाँ पर आपको आवर्त सारणी में यहाँ पर देखिए एक मोटी लाइन आपको दिखाई दे रही है। ठीक, दिखाई दे रही होगी। अब इस मोटी लाइन से इस साइड धातुएं हैं और इससे राइट साइड में जो है वो क्या है? अधातुएं हैं। लेकिन इसके पास जो है जैसे बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये टीथेलियम, पोलोनियम वगैरह, और कुछ एक आवर्त सारणी में 80 भी दिखा रखा है। तो ये सारे क्या हैं? ये उपधातुएं हैं। ये तत्व क्या कहलाते हैं? उपधातुएं हैं। और इन उपधातुओं में क्या है कि धातुओं के गुण भी है और अधातुओं के गुण भी है। ओके, इनमें धातुओं और अधातुओं दोनों प्रकार के गुण हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? उपधातुएं कहते हैं। ध्यान रखना, मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु तो धातुओं का मिश्रण होता है, धातुओं या अधातुओं का मिश्रण होता है, लेकिन ये प्योर तत्व है। इनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं।
अब देखिए कि जो पहला आवर्त है उसमें सिर्फ दो ही तत्व है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। अब क्योंकि ये सबसे छोटा आवर्त है इसलिए इसको क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लघु आवर्त। लेकिन छठे में देखिए 55 से लेकर के 86 तक छठे आवर्त, ये भी छठे आवर्त में माने जाएंगे। छठे आवर्त में देखिए 55 से लेके 86 तक एलिमेंट्स हैं और ये सबसे ज्यादा एलिमेंट है, सबसे ज्यादा तत्व जो छठे में है, इसलिए इसको हम कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। जबकि जो सातवां आवर्त है वो अभी तक पूर्ण नहीं है। ठीक है, इसमें अभी तक और खोज होनी बाकी रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण आवर्त भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ जो एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन राजस्थान बोर्ड वगैरह की जो बुक्स हैं उनमें ये जानकारी दी हुई है और कई बार NTSC वगैरह एग्जाम में भी आपको ये पूछ लिए जाते हैं। तो जस्ट बिल्कुल आसान सी, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, आपको समझ लेनी चाहिए वो भी। कि अब देखिए यहाँ पर इसके 4 ब्लॉक बना दिए गए हैं। अब पहले दो समूह जो है, पहले दो समूह ये S ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ये एक ब्लॉक जो है S ब्लॉक है। इसके अलावा ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो है इधर 13 से आगे, ये P ब्लॉक है। ठीक, ये क्या है, P ब्लॉक। S और P के बीच में जो ये बच गया यहां से लेकर यहां तक, ये D ब्लॉक है। और जो सबसे अलग रखा हुआ ये F ब्लॉक है, S P D F। ओके, 4 ब्लॉक है इसमें। ठीक, अब देखिए कि एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूं कि जो S ब्लॉक का जो प्रथम जो आवर्त है, सॉरी प्रथम जो समूह है, इनको हम अक्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षारीय धातु, अल्कली मेटल कहते हैं। और जो दूसरा समूह जो है इसको हम अक्षारीय मृदा धातु कहते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, अक्षारीय मृदा धातु। ठीक, और अब देखिए S और P ब्लॉक दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं, निरूपक या मुख्य तत्व भी इनको बोल देते हैं। इसके अलावा जो D ब्लॉक वाले हैं इनका एक नाम और है संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। और ये संक्रमण तत्वों के अंदर जो आते हैं इनको हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। ओके, तो इसमें देखिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि आवर्त सारणी में 18 तो समूह है, 7 आवर्त है। अब इस मोटी लाइन से लेफ्ट में धातुएं रखी हुई है, राइट में अधातुएं रखी हुई है। इस मोटी लाइन के पास ये कुछ क्या है, उपधातुएं हैं। ठीक, अब 4 ब्लॉक S P D F। ओके, याद रह जाएंगे S P D F। अब S ब्लॉक और P ब्लॉक ये दोनों मिलकर के मुख्य तत्व कहलाते हैं। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं, या इनको निरूपक तत्व भी कह देते हैं। D ब्लॉक वालों का नाम संक्रमण तत्व है और ये अंतः संक्रमण तत्व है। अब कुछ समूह के स्पेशल नाम दे रखे हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि पहला जो समूह है वो अक्षारीय धातु है, दूसरा जो है अक्षारीय मृदा धातु है, 17वां जो है वो हेलोजन है, हेलोजन, 18वां नोबल गैस। ठीक, तो ये चारों के मैंने आपको स्पेशल नाम बताए हैं, अक्षारीय धातु, अक्षारीय मृदा धातु, हेलोजन और ये नोबल गैसेस। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, मेरे हिसाब से आपको याद होगी। तो ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है ये मैंने नोट्स में लिख दी है, तो एक बार नोट्स में से फटाफट और रिवाइज करवा देता हूँ। ये शुरू में तो आवर्त सारणी मैंने बताया कितने स्तंभ है, कितने पंक्तियां हैं, किसको क्या कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद आवर्त सारणी जो है आधुनिक आवर्त नियम पे डिपेंड करती है, उसकी परिभाषा लिख दी है मैंने। ओके, और ये बताया है कि एक ग्रुप में के सभी तत्वों के गुण समान है क्योंकि उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या समान रहती है, और एक ही आवर्त में वे परमाणु उन तत्वों के परमाणु रखे हुए हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों की कक्षों की संख्या समान है। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पर मैंने उपधातुएं बता दी है कौन सी है, ठीक। और यहाँ पर देखिए कि लघु आवर्त किसको कहा है, हमने पहले को कहा है। अति दीर्घ आवर्त जो है छठे आवर्त को कहा है। सातवां भी अपूर्ण है तो इसको अपूर्ण आवर्त कहा है। 4 ब्लॉक एसपीडी और एफ का है। तो एस ब्लॉक का जो प्रथम वर्ग है उसको अक्षारीय धातु कहते हैं, द्वितीय वर्ग को अक्षारीय मृदा धातु कहते हैं। पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक मिलकर के क्या है, निरूपक तत्व है, मुख्य तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक वाले संक्रमण, एफ ब्लॉक वाले अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, ऊपर वाली लाइन जो है वो लेंथेनाइड सीरीज है, नीचे वाले एक्टिनाइड सीरीज है। ओके, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली लाइन है वो लेंथेनाइड सीरीज और नीचे वाली एक्टिनाइड यहाँ पर लिखा हुआ भी है। उसके बाद यूरेनियम के बाद जो तत्व मिले हैं उनको प्रायूरेनियम तत्व भी कहते हैं। कि यूरेनियम के नाभिकीय अभिक्रियाओं के बाद 92 के बाद जो यहाँ पर आपको तत्व नजर आते हैं 92 के बाद, ठीक है, ये प्रायूरेनियम तत्व कहलाते हैं। 17वें वर्ग के तत्व हैलोजन और 18वें ग्रुप वाले अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी इनको हम कह देते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक पर आधारित एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।